हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोग स्टेट एंड प्रूव करेंगे मेलस लॉ और उसके बाद हम लोग करेंगे स्टेट एंड प्रूव ब्रूस्टर्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मेलस लॉ। तो अगर आपने अनपोलराइज लाइट लिया, इफ पोलराइज लाइट इज पास थ्रू द एनालाइजर, तो इफ पोलराइज लाइट इज पास थ्रू द एनालाइजर, इफ पोलराइज, अगर आप एक पोलराइज लेते तो इफ पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी, अगर आप पोलराइज लाइट ले रहे हो जिसकी इंटेंसिटी है, अगर आप एज्यूम करते I1 है, इफ पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी I1 इज पास थ्रू एनालाइजर, यानी कि आप एनालाइजर के थ्रू पास कर रहे हो, इज पास थ्रू एनालाइजर, अगर आप एनालाइजर के थ्रू एक पास कर रहे हो एक पोलराइज लाइट को, इज पास थ्रू एनालाइजर, देन इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, जो लाइट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी, देन इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, जो लाइट एनालाइजर के थ्रू पास होगी उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, I2 जो रहेगा वो I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। तो देखिए, अगर ये मान लो आपका अनपोलराइज लाइट है, ये आपका अनपोलराइज लाइट है, जो उसके अंदर सब जगह वाइब्रेशंस हो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर ये अनपोलराइज लाइट को आप एक पोलराइजर के थ्रू पास कर रहे हो, तो यहाँ पर जो लाइट पास होगी वो रहेगी पोलराइज्ड, वो पोलराइज लाइट रहेगी। और अगर इसकी इंटेंसिटी ओरिजिनल अनपोलराइज लाइट की हम इंटेंसिटी को I0 बोल रहे हैं, तो जो पोलराइजर के थ्रू, यानी कि ये अगर हमने एक पोलराइजर लिया हुआ है, तो पोलराइजर के थ्रू जो लाइट पास होगा उसकी इंटेंसिटी देखिए हाफ हो जाएगी ओरिजिनल की। अब ये पोलराइज लाइट है, अब इस पोलराइज लाइट को हम लोग पास कर रहे हैं और एक एनालाइजर के पास, तो जब हम उसको एनालाइजर के थ्रू पास करेंगे तो आप देखिए ये पोलराइजर की एक्सिस है या प्लेन ऑफ पोलराइजर है, और ये प्लेन ऑफ एनालाइजर है या एनालाइजर की एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो ओरिजिनल लाइट है हमारी जो पोलराइज्ड है, अगर हम उसकी एम्पलीट्यूड को ए करते हैं, यानी कि उसकी वेव के एम्पलीट्यूड को अगर हमने ए लिया हुआ है, तो ये ए को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर ए कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो ए साइन थीटा आ जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी रहेगी I2, यहाँ पर जो इसके आउट यानी कि एनालाइजर के बाहर जो लाइट की इंटेंसिटी रहेगी I2 रहेगी, वो प्रोपोर्शनल रहेगी एम्पलीट्यूड को। तो यहाँ पर जो वेव निकली उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड को प्रोपोर्शनल रहेगी, हाँ, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर हमने ये जो लाइट निकली हुई है पोलराइजर के थ्रू, उसके एम्पलीट्यूड को अगर हमने ए लिया हुआ है, हाँ, वो जो लाइट पोलराइजर के थ्रू निकली हुई इसके एम्पलीट्यूड को ए लिया हुआ है, उसकी इंटेंसिटी को ले रहे हैं A0/2, तो जो एनालाइजर के थ्रू जो लाइट पास होगी तो उसके एम्पलीट्यूड को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। तो एनालाइजर के थ्रू जो लाइट पास हो रहा है, तो आप देखिए उसकी एम्पलीट्यूड रहेगी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो लाइट बाहर निकली हुई इसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल किसको रहेगी, एम्पलीट्यूड को। I2 विल बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक्सिस है ऑफ एनालाइजर, ये एक्सिस है पोलराइजर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो जो एम्पलीट्यूड रहेगी उसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। तो लाइट की जो यहाँ पर जो वेव बाहर आएगी उसकी एम्पलीट्यूड रहेगी ए कॉस थीटा, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल रहेगा उसको एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो I2 विल बी इक्वल टू के ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और के ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो पोलराइजर के बाहर जो लाइट आई हुई है इसकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो आप देखिए I1 रहेगी, वो दैट इज
के ए स्क्वायर. तो I2 is equal to I1 into cos square theta, where theta is the angle between the axis of polarizer and analyzer और एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर. तो यहाँ से जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी रहेगी I1 और वो प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है हमारा ए है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट बाहर निकल रही है उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, ए कॉस थीटा. तो यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी निकलेगी वो प्रोपोर्शनल रहेगी इस एम्पलीट्यूड को, तो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देयरफॉर I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये जब प्रोपोर्शनली निकलेगा तो के आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू I1, एंड देयरफॉर व्हाट इज थीटा. I2 is the intensity of light from the analyzer. I2 is intensity of light from analyzer. And what is I1? I1 is the intensity of light from polarizer. I1 is intensity of light from polarizer. बेसिकली ये दोनों भी एक ही मटेरियल के रहते हैं, लेकिन पहले वाले को पोलराइड को हम लोग बोलते हैं एनालाइजर और दूसरे को बोलते हैं पोलराइजर. पहले वाले को बोलते हैं पोलराइजर और सेकंड वाले को बोलते हैं एनालाइजर. अब देखिए थर्ड जो रहता है थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर. एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ polarizer एंड एनालाइजर, ये दोनों के बीच में एंगल है. और एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर. और एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ polarizer and analyzer. And plane of analyzer. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. दैट इज स्ट्रेट एंड प्रूव ब्रूस्टर्स लॉ. तो ब्रूस्टर्स लॉ बेसिकली क्या है कि इफ अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस. ओके, इफ अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे कि ग्लास लेते तो ग्लास के एक इंसुलेटर है. अगर आप अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करते हो कोई इंसुलेटर के ऊपर और एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90, then the reflected ray is completely plane polarized. So if unpolarized light is incident, if unpolarized light is incident on a transparent material, if unpolarized light is incident on a transparent material, like glass, insulator होना चाहिए like glass, and angle between reflected and refracted ray is 90. Between reflected and refracted ray is 90. Then reflected ray is polarized. Then reflected ray is polarized completely. Then reflected ray is polarized completely perpendicular to the plane of the incidence. Plane of incidence.
तो ये देखिए, अगर आपके पास कोई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पर ग्लास रखी गई है और एक अनपोलराइज लाइट को अगर आप इंसिडेंट करते हो इसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। अगर आप एक अनपोलराइज लाइट को उसके ऊपर इंसिडेंट करते हो, जो कंप्लीटली अनपोलराइज लाइट है, तो इसमें देखिए वाइब्रेशंस रहेंगे आपके ऑल प्लेन में। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी वो पोलराइज रहेगी कंप्लीटली और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। इसके वाइब्रेशन जो रहेंगे ऐसे रहेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वाइट बोर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। और ये पॉसिबल कब रहेगा? जब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज शार्प 90 डिग्री, जब ये हमारा 90 डिग्री रहेगा तो इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। ये रिफ्लेक्टेड है, ये भी हमारा पोलराइजिंग एंगल रहेगा, ये हमारा आर रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। ये हमारा μ1 है, ये μ2 है, तो समझ लो ये μ1 को मैं 1 लेता हूँ, μ2 को यहाँ पर म्यू लिया जा रहा है। अब अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं P+90 प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री, तो P प्लस R इज इक्वल टू 90। व्हाट इज R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रहेगा वो हमारा रहेगा 90 माइनस P। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करेंगे, μ1 साइन P इज इक्वल टू μ2 साइन R। तो μ1 हमारा एयर रहेगा, तो μ1 इज इक्वल टू 1 साइन P इज इक्वल टू μ2 साइन 90 माइनस P, दैट इज कॉस P। और μ2 जो रहेगा जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड करनी है, यानी कि ग्लास है, तो देखो अगर μ2 को हम लोग अगर म्यू लेते हैं और साइन 90 माइनस P इज कॉस P, 1 इंटू साइन P इज इक्वल टू म्यू इंटू कॉस P। तो इससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा साइन P अपॉन कॉस P एंड दैट इज इक्वल टू 10P। तो आप पोलराइजिंग एंगल को निकाल सकते हो। अगर देखो ये ग्लास है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये पोलराइजिंग एंगल जो रहेगा हमारा 57 डिग्री आएगा। सो फॉर म्यू 1.5 our polarizing angle will be 57 डिग्रीज। तो ये है हमारा ब्रूस्टर्स लॉ। तो जब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। एंड व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टेड रे? आवर रिफ्लेक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा it will be partially polarized in the plane of the incidence, and reflected ray will be completely polarized perpendicular to the plane of the incidence। ये partially polarized रहेगा in the plane of the incidence, right, और ये completely polarized रहेगा perpendicular to the plane of the incidence। So I hope students you have understood this. Thank you everybody.